कैपिटल बजटिंग। इसे बहुत नाम से जाना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, प्राइमरीली ये दो नाम ही हम लोग लेते हैं, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस। ठीक है, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा मेन रोल होता है, हमारा मतलब a finance manager have a primary role of giving advice to the management whether investment in a particular fixed asset or investment in any investment opportunity is fruitful or not। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना है, whether we should go ahead with the decision or not, whether the decision that we are about to take is a good decision or not a good decision, है ना। गुड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में मुनाफा दिलाएगा, प्रॉफिट करवाएगा। सो ये जो डिसीजंस हैं ये हमारे फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करता है। ठीक है, इफ़ अ डिसीजन is made in good sense, if a decision is made with good analysis, then that can turn around the entire future of the organization। तो यहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड एक फाइनेंस मैनेजर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जिसे हमको ज़रूरत होता है, या फिर किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट का मतलब हो जाता है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एट्सेट्रा। आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू दैट, फिक्स्ड एसेट क्या क्या होते हैं उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। Primarily we are concerned with plant and machinery because plant and machinery is one of the asset for a manufacturing organization which help the manufacturing organization to produce, to make utility, to create demand, to satisfy the customers। इसका मतलब क्या है कि एक प्लांट एंड मशीनरी जब हम लोग खरीदते हैं, दैट प्लांट एंड मशीनरी इज़ बॉट फॉर फ्यूचर में नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, एंड इट इज़ परचेज्ड वंस, और उसे हम लोग रखते हैं अपने पास मल्टीपल ईयर्स के लिए, और उससे जो भी हम लोग कमाते हैं, जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, वो हमारा उससे रिटर्न होता है। सो इफ़ एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी और एनी फिक्स्ड एसेट इज़ डन वेल, देन वी विल बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर्स। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने के लिए या फिर कैपिटल बजटिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं, हम लोग वो टेक्निक को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं नहीं थ्योरी में नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू थ्योरी, वी हैव वेरी लेस टाइम। आई विल ट्राई टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ आवर टाइम बाय गेटिंग इनटू अ प्रैक्टिकल सम। एक सम देखते हैं, सम से समझते हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, इस कोई भी सम्स में जो क्वेश्चन मांगेगा हम लोगों को, वो वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ITC Limited has decided to purchase a machine to augment the company's installed capacity to meet the growing demand for its products. There are 3 machines under consideration for the management. The relevant information or details including estimated yearly expenditure and sales are given below.
कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज़ 40%. नाउ देर आर 3 ऑप्शंस, ठीक है ना. मशीन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ITC लिमिटेड इज फेसिंग इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड दे हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस. ये तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन वो लोग चूज़ करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग जो ऑप्शन उन्हें ज़्यादा सूट करता है. सो देर आर 3 डिफरेंट मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज सिमिलर फॉर ऑल. ऑब्वियसली सिमिलर ही होना है, मेरे पास 30 लाख रुपया ही है. द कंपनी इज हैविंग 30 lakh rupees in their hand, right? And at this point of time they are ready to invest that 30 lakh rupees in any one of these 3 assets. ठीक है, सो 3 lakhs, I'm very sorry, 3 lakh rupees है. So initial investment required is 3 lakh for all the machines. Now estimated annual sales तीनों का अलग अलग है, ठीक है. द फर्स्ट मशीन is expected to give us 5 lakh rupees of annual sale. The second machine will expected to give us 4 lakh rupees of annual sale, and machine 3 is expected to give us annual sale of 4 lakh 50,000 rupees. ठीक है. नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. यहाँ पे अलग अलग अमाउंट्स दिए हुए हैं. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दिया हुआ है. Now the economic life of machine 1 is 2 years while it is 3 years for the other 2. ठीक है, तो मशीन 1 का लाइफ 1 साल का 2 साल का है, 2 साल ही कंटिन्यू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि 3 और मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 को हम लोग 3 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं. स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे 40,000, 25,000, 30,000 दिया हुआ है. हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है पे बैक मेथड के हिसाब से कि ये कौन सा मशीन हमारे लिए एप्ट रहेगा, अच्छा रहेगा. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ पे बैक मेथड. मैं एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन में मेथड्स पूछेंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है पे बैक मेथड. इसे यूजुअली हम लोग कहते हैं पे बैक पीरियड. ठीक है, पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, व्हेनेवर हम लोग एक एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी ऑलवेज लुक इनटू द फैक्ट दैट इन हाउ मच number of years or how much number of periods we are going to get back the amount that we have invested in that asset. हमने जो भी पैसा लगाया है वो एसेट पे वो कितने दिन में हमें वापस मिल जाएगा. सो पे बैक पीरियड जिस मशीन का सबसे कम होगा उस मशीन का हम लोग सबसे. सो पे बैक पीरियड का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमें कितने सालों में वापस मिल जाएगा. एकदम सिंपल सा नॉर्मल लैंग्वेज में यही इसका मतलब है. सो पे बैक पीरियड का मतलब इन हाउ मच नंबर ऑफ ईयर्स वी आर गोइंग टू गेट बैक द मनी दैट वी हैव इन्वेस्टेड. ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त निकाल लेंगे. ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 किस तरह से करना है. देखो, देयर इज दिस स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव मशीन्स. नाउ सो पर्टिकुलर्स मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3. ठीक है, द फर्स्ट work that we have to complete here is to find out cash flows. देखो, कैश फ्लो क्या होता है. इन अकाउंटिंग हम लोग प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय इंक्लूडिंग मेनी एक्सपेंसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो. ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टेन इनकम्स विच डज नॉट हैव एनी कैश इनफ्लो, बट स्टिल वी राइट all those expenses in our profit and loss account because it is allowed as per the accounting standard. But when we are going to take any management decision, it is very much important for us to find out the actual cash flow, the actual future cash flow, and not only that और भी बहुत सारे चीज़ हमें दिमाग में रखना पड़ता है. मतलब हमें उस प्रॉफिट से वो सारे एक्सपेंसेस जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे थे
तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे सही है, लेकिन व्हाट अबाउट द डेप्रीसिएशन कॉस्ट, द इंफॉर्मेशन ऑफ विच इज गोइंग एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? वी फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग कॉमर्स, हमें बताया जाता है कि डेप्रीसिएशन का मतलब है वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स। डेफिनेटली इट इज़ द राइट मीनिंग दैट कैन बी पुट इन कैश फ्लो में। कैश फ्लो हमें क्या बताता है? हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, हमें जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं ना, उसे हमें डिसअलाउ करना पड़ता है। नाउ टू डू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सेल्स हमारा 5 लाख, 4 लाख एंड 4,50,000 है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं। सेल्स से वी विल डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस हम लोग सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे। ठीक है, सबको डिडक्ट करेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अभी ये तो दो तरह का बात हो गया ना। आई एम टेलिंग यू वंस कि डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कैश आउटफ्लो, एंड ऑन द अदर हैंड मैं वापस एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में डेप्रिसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो whenever we prepare our profit and loss account, depreciation is allowed as per income tax rules, and when we deduct depreciation from our income, हमें वो अलाउ किया जाता है, और हमारा जो टैक्स का पेमेंट है ना, वो इनकम उसी के ऊपर में पेमेंट होता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई टू गिव अस द टैक्स बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, इसीलिए मैनेजमेंट डिसीजन भी जब हम लोग लेते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आता हूँ। पहले तो हम लोग यहाँ पे सेल्स तीनों का हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड देन वी विल राइट एक्सपेंसेस। ये सारे कैश एक्सपेंसेस हैं, एंड वी विल बी राइटिंग देम ऑल। ठीक है, ओके है, ये याद रखना, ये नॉन कैश है, बट स्टिल वी विल राइट इट। हम लोग फिर भी इसे लिखेंगे। द फॉर्मूला फॉर अस इज टू, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, तीनों का डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट। द रीजन इज मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन, ठीक है, नंबर 1 का, मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन कैसे होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, सो नंबर 1 का देखो, हमारा कॉस्ट क्या है, 3 लाख माइनस स्क्रैप, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, डिवाइड करना है हमें लाइफ से। नंबर 1 का लाइफ है 2 years। ठीक है, सो इट इज़ कमिंग टू, कैलकुलेटर निकालो, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, 3 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 3 लाख माइनस 40,000 दैट इज़ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे को 1,30,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन मिल गया फॉर 1। 2 के लिए क्या होगा, सेम 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी स्क्रैप वैल्यू विच इज़ 25,000 डिवाइडेड बाय लाइफ विच इज़ 3 years, है ना, 3 years फॉर बोथ द मशीन्स। तो इसका क्या होगा, कैलकुलेटर में करते हैं, 3 लाख माइनस 25,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, एंड वी आर गेटिंग 91,667। ठीक है, एंड फॉर नंबर 3 वी हैव 3 लाख रुपीज़ माइनस 30,000 एज स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो इट इज़ 270 by 3 एंड वी आर गेटिंग 90,000। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रीसिएशन अमाउंट्स आ गए, ये हमारे
डेप्रीसिएशन अमाउंट्स आ गए, ठीक है। तो 1,30,000, 91,667 एंड 90,000। सो ये डेप्रीसिएशन तो हमें मिल गया। हम लोग आगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन के फिगर्स को पुट करेंगे, ठीक है। सो 1,30,000, ठीक है, 91,667 एंड 90,000 ये हमें मिल गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। वी विल जस्ट राइट डाउन ऑल दी एक्सपेंसेस एंड वी विल फाइंड आउट ये टोटल कॉस्ट है हमारा, ठीक है। एंड वी नो दैट हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है इट विल बी सेल्स 5 लाख रुपीज़, ये 5 लाख रुपये को माइनस करो 3,10,000 से, 4 लाख रुपये को माइनस करो 241,667, 450 को माइनस करो 257, ठीक है। ये करने से वी विल गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट कंटेंट इन दिस क्वेश्चन। सो 1,90,000, अच्छा यहाँ पे हाँ 1,90,000, 1,58,333 एंड 1,93, ठीक है। हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स इज 40%, 40% ऑफ 1,90,000, 158 एंड 193 विल गेट दीज फिगर्स, ये हमें आ जाएंगे जो मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है द डेप्रीसिएशन दैट वी हैव इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। वो डेप्रीसिएशन को देखो, ये हमारा आया अर्निंग या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैश इनफ्लो, प्रॉफिट से कैश इनफ्लो तक का जो ये जो जर्नी है इट इज़ डन बाय एडिंग बैक डेप्रीसिएशन एंड दैट टू आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स वी गॉट इट, देन वी विल बी एडिंग बैक आवर डेप्रीसिएशन। और यहाँ पे ये ऐड करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, CIAT, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये जो है 244, 186 एंड 205,800 ये हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है। हर साल मुझे इतना पैसा मिलेगा, हर साल इतना मुझे कैश मिलेगा। आई विल बी रिसीविंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बाय वे ऑफ कैश एवरी ईयर, ठीक है। अभी देखो बात है कि मेरा साल के शुरू में आई एम पेइंग 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, सो 3 लाख रुपए मैं अभी दे रहा हूँ और मुझे वापस मिलेगा हर साल 2,44,000 करके। तो कितने दिन में वापस आ जाएगा पैसा? तो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट पे बैक पीरियड इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल कैश इनफ्लो। सो फॉर द फर्स्ट वन इज 3 लाख, ये कैलकुलेटर में कर लो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,44,000 एंड वी आर गेटिंग 1.23, ठीक है। उसके बाद ये 3 लाख मेरा कैश आउटफ्लो है, मतलब इनिशियल ईयर में जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय जो एवरी ईयर हमें पैसा मिलेगा फॉर मशीन 2 इट इज़ 1.61, ठीक है, ये भी हमारा आ गया। एंड फॉर मशीन नंबर 3 लाख डिवाइडेड बाय 205,800, ठीक है, सो इट इज़ 1.46। तो ये तीनों में रैंकिंग करो, सबसे कम कौन सा है? द लोएस्ट पे बैक पीरियड इज द बेस्ट वन फॉर अस। इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बैक पीरियड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एज सुन एज वी गेट बैक आवर मनी, उसके बाद जो भी पैसा हमारा वो बिजनेस हमें देगा ना, दैट इज ऑल प्रॉफिट, दैट इज ऑल over and above the investment money that we have invested, that we have put in. तो यहाँ पे सबसे कम मेरा नंबर 1 है, फिर नंबर 3 है एंड देन नंबर 2 है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड ये सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में आ रहा है। तो रैंकिंग में सबसे हाईएस्ट मेरा है या फिर सबसे लोएस्ट है मेरा मशीन नंबर 1, जो मुझे पैसा वापस कर देगा इन 1.23 ईयर्स। तो machine 1 has the lowest payback period. Machine 1 has the lowest payback period, hence it would be preferred to the other 2 machines. दोनों मशीन में से ये इसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। Now let us discuss this question. यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड करेंगे, हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना। Now what is that method?
हम लोग एक एक करके एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं. National Electronics Limited, an electronic goods manufacturing company, is providing a large range of electronic goods. It has under consideration two projects X and Y, each costing rupees 120 lakhs. The projects are mutually exclusive and the company is considering the question of selecting one of the two. Cash flows have been worked out for both the projects and the details are given below. X has a life of 8 years and Y has a life of 6 years. Both will have zero salvage value at the end of their operational lives. The company is already making profits and its tax rate is 50%. The cost of capital of the company is 15%. ठीक है. Now यहाँ पे we have been told कि 120 lakh rupees का investment the company is going to make. ठीक है. Now and यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट में कंपनी विल बी इन्वेस्टिंग. डिसीजन करने का जो यहाँ पे टेक्निक होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पे बैक पीरियड मेथड. यहाँ पे वी विल बी कंसिडरिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है वो. यहाँ पे लाइफ ऑफ मशीन एक्स इज गिवन एज 8 years. ठीक है. एंड लाइफ ऑफ मशीन वाई और प्रोजेक्ट वाई इज गिवन एज 6 years. ठीक है. दोनों में से किसी का भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, मतलब स्क्रैप वैल्यू 0 है. कंपनी का टैक्स रेट 50% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% है. यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का ये अमाउंट्स दिया हुआ है. प्रोजेक्ट एक्स का फॉर 8 years एंड प्रोजेक्ट वाई का फॉर 6 years. The company follows straight line method of depreciating assets. Find out NPV of both the projects. So यहाँ पे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, हमारा सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहले काम है इस तरह का एक टेबल को बनाना. ठीक है. हमारा काम यहाँ पे है टू फाइंड आउट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. नाउ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स निकालने का हमारा क्या मेथड है? कैश इनफ्लो हम लोग किस तरह से निकालते हैं? कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. सबसे पहले हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंसीडर करते हैं. यहाँ से अगर इंटरेस्ट है दिया हुआ है तो उसे आप माइनस करोगे तो हमें ईबीटी मिलेगा. ठीक है. अच्छा, ईबीडीआईटी. ठीक है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब हमें मिलेगा अच्छा ये मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ तो समझ में आएगा. अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, इससे हम लोग माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन तो हमें मिल गया अर्निंग बिफोर टैक्स. हम लोग माइनस करते हैं टैक्स और पहुंच जाते हैं हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स में. EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स. और यहाँ से हम लोग प्लस करते हैं डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर एडिंग बैक द डेप्रीसिएशन वी गेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. ठीक है. इसी अमाउंट तक हमें पहुँचना है. इसी अमाउंट तक हमें पहुँचना है. ठीक है. सो लेट अस गो अहेड. यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट इस तरह से मैंने वर्टिकल दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल है. मतलब मैंने ये मूवमेंट दिखाया क्वेश्चन में, इस मूवमेंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है. डेप्रीसिएशन, अच्छा देखो मैं एक बार करके समझा देता हूँ. मैंने कहा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, उससे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं. ठीक है. अपने माइनस कर रहे हैं, है ना. यहाँ से इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करेंगे और पहुँचेंगे किस में? अर्निंग बिफोर टैक्स में. इससे हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे, पहुँचेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स.
अर्निंग आफ्टर टैक्स से हम लोग प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, हम लोग पहुंच जाएंगे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. सो दिस इज हाउ दिस टेबल विल बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो एक बार ध्यान देते हैं किस तरह से बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग प्रोजेक्ट एक्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, नाउ प्रोजेक्ट एक्स को जब हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखो देर आर कैश फ्लोज, सॉरी प्रॉफिट्स गिवन फॉर द कमिंग 8 years. 25 lakh, 35 lakh, 45 lakh, 65 lakh, 65 lakh, 55 lakh, 35 lakh, 15 lakh. राइट, हम लोग इसी को कॉपी करेंगे, इसी को लिख देंगे. ठीक है, 25, 35, 45, 65, 65, 55, 35 एंड 15. ठीक है, इन सबको हम लोगों ने लिख दिया. राइट, नाउ द क्वेश्चन क्लियरली स्टेटेड दैट द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, एंड देयर आर नो स्क्रैप वैल्यू, नो सैल्वेज वैल्यू. तो बस ये डायरेक्ट 8 साल से डिवाइड कर देना है. 120 लाख इज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिवाइडेड बाई 8, राइट. सो 120 lakhs डिवाइडेड बाई 8 अगर करते हैं अपने, देन हाउ मच आर वी गेटिंग? 120 lakh डिवाइडेड बाई 8, वी आर गेटिंग 15 lakhs. तो इसका मतलब मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द कमिंग 8 years इज 15 lakh rupees. तो जस्ट राइट इट डाउन दिस अमाउंट टू ऑल द कॉलम्स, इन ऑल द कॉलम्स, सब में लिख दो. ये पहले हर साल सेम अमाउंट होगा, 15 lakh, 15 lakh, 15 lakh, सब में ये हमें लिख देना है. ठीक है, हम लोग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स से इसे माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स मुझे पहले में देखो 25 लाख से 15 लाख चला गया तो 10 लाख मिला. 35 minus 15 is 20, 45 minus 15 is 30, 65 minus 15 is 50, and then 65 minus 15 is again 50, 55 minus 15 is 40, and 35 minus 15 is 20, and then last में 15 minus 15, 0 is my earning before tax. So if earning before tax is nil or 0, I don't have to pay tax, right? टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा हमें. चलो यहाँ तक तो हो गया. अभी हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे. सो 10 लाख के ऊपर 50%, 20 लाख के ऊपर 50%, ये सारे अमाउंट्स जो हैं उन सब के ऊपर 50% आप बैठाओ. इससे माइनस करो, ये 10 लाख से 5 लाख माइनस करो, 30 लाख से 15 लाख माइनस करो, 50 लाख से 25, एंड ये सारे अमाउंट जब हम लोग डिडक्ट करेंगे, वी आर गेटिंग अर्निंग आफ्टर टैक्स. दीज आर दी फिगर्स हमारे अर्निंग आफ्टर टैक्स है. लास्ट हमारा काम क्या है? ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो 5 लाख है और ये जो डेप्रीसिएशन हमारा 15 लाख है, इन दोनों को प्लस कर देना है. उसी तरह से ये 10 लाख और 15 लाख को प्लस करो, 25 लाख में पहुंचेंगे. ठीक है, 15 लाख एंड 15 लाख में पहुंचेंगे हम लोग 30 लाख. 25 lakh plus 15 lakh is 40 lakhs. Similarly 25 lakh and 15 lakh again comes to 40 lakh. Then 20 plus 15 is 35. 10 plus 15 is 25 and 0 plus 15 is 15. So ये मेरा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स मिल गया. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली फॉर द प्रोजेक्ट एक्स. प्रोजेक्ट वाई का फिर बाद में देखेंगे. सिमिलरली ये सेम प्रोसेस आई हैव टू रिपीट, द सेम प्रोसेस आई हैव टू रिपीट फॉर प्रोजेक्ट वाई. Like I have to consider the profit before tax, then I will be finding out my depreciation 120 lakh divided by 6. I will be deducting profit before tax से इसको माइनस करो, मुझे ये सारे फिगर्स मिल जाएंगे. ठीक है, एंड देन इस पे टैक्स पेमेंट करना है, टैक्स को माइनस करो, हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा और अर्निंग आफ्टर टैक्स से प्लस करेंगे वापस डेप्रीसिएशन, हमें कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा. एंड अप्लाई दीज फॉर ऑल द कमिंग ईयर्स. सारे सालों के लिए करना है, सबके लिए, ऑल द ईयर्स, फॉर द ऑल द ईयर्स.
अब हमारा काम है टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली क्या है बात कि हमारा ये जो कमिंग ईयर्स में कैश इनफ्लो हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, मेरा ये अगले साल हो रहा है, उसके बाद वाले साल, उसके बाद वाले साल, इस तरह से मेरा कैश इनफ्लो होता है। इट मीन्स दैट द कैश इनफ्लो इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ एंड इट इज़ हैपनिंग इन दी फोर्थ कमिंग ईयर्स, नॉट एट प्रेजेंट। सो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के वजह से माई वैल्यू ऑफ मनी विल ऑल्सो चेंज, हैज़ टू चेंज, हैव टू चेंज। आज मेरे हाथ में जो 1 रुपया है, आने वाले सालों में वो 1 रुपया थोड़ी रहेगा। द वैल्यू ऑफ दैट 1 रुपी विल फॉल। सो हर साल इन्फ्लेशन के वजह से एंड देर आर डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके वजह से हमारा वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल करता है, वो गिर जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारा जो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स इन द कमिंग ईयर्स है वो भी सेम नहीं रहना चाहिए। आई हैव टू कन्वर्ट, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि प्रेजेंट ईयर में मेरे पास जो वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, ये मनी वैल्यू मेरे पास जो है, ये फ्यूचर में डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? वाई विल इट चेंज? बिकॉज द मनी वैल्यू दैट वी हैव राइट नाउ will definitely change according to the inflation rate, according to different inflation factors around the world. तो हमारा यहाँ पे फ्यूचर में जितने भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं, लाइक ईयर 1 में देखो मैं पैसा लगा रहा हूँ ईयर 0 में, आई एम पुटिंग मनी इन ईयर 0। मेरा ईयर जो है वो 0 में मैं पैसे लगा रहा हूँ। मेरे को जो इनफ्लोज आ रहे हैं यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट द मनी बैक इन द ईयर 0 और फ्रॉम द ईयर 0, यू विल बी गेटिंग द मनी बैक फ्रॉम ईयर 1, ठीक है। यहाँ से आपको इनफ्लो आना शुरू होगा, ठीक है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है, एंड लाइकवाइज उस तरह से होते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आज मेरा ₹1 है, वो रुपया आने वाले साल में थोड़ी ना 1 रुपया रहेगा। दैट विल डेफिनेटली फॉल, बट एट वॉट रेट? किस रेट से फॉल करेगा? टेक आउट योर कैलकुलेटर एंड टाइप इट लाइक आई एम टेलिंग यू। In the question we can see that यहाँ पे साफ बताया हुआ है the cost of capital of the company is 15%। इसका मतलब है कि और कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रहता है, हम लोग यही सोचेंगे कि हमारा मनी वैल्यू जो है वो 15% के रेट से गिर रहा है। एवरी ईयर द मनी वैल्यू इज फॉलिंग बाय द रेट ऑफ 15% एंड वी हैव टू convert our future money value into present money value। देखो क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे जो इनफ्लोज हो रहे हैं ना, ये इन सालों में हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा है, आगे नहीं आने वाले साल में हो रहा है। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 ईयर में हो रहा है, सो कंपेयर अगर आपको करना है, कंपेयर किस चीज़ का करना है? कॉस्ट एंड रिटर्न्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों को प्रेजेंट में करना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट में करना पड़ेगा, प्रेजेंट में कॉस्ट, प्रेजेंट में रिटर्न्स। लेकिन रिटर्न्स तो प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, रिटर्न्स तो प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, रिटर्न्स तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से रिटर्न्स आ रहा है। इसका मतलब मेरे को ये सारे फिगर्स को
ये सारे फिगर्स को मुझे पीछे यहाँ लेके आना है. आई हैव टू ब्रिंग देम बैक टू ईयर 0. एंड टू डू दैट मेरे को ये डिस्काउंटिंग वाला जो टेक्निक है उसे अपनाना पड़ेगा. डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? इन द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे 15% बोला हुआ है. हम लोग क्या करेंगे, 15% से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे. टेक्निक इज, कैलकुलेटर में टाइप करो 1, अगर 15% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल दबा दो. तो देखो ये आया मेरा 0.869565. मतलब अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं 3 डेसिमल में तो मुझे देखो ये 0.870 मिल जाएगा. ये जो फिगर आया, जो भी फिगर आया कैलकुलेटर में जो प्रेजेंट है, उस फिगर में जाके वापस वहीं पे डिवाइड टाइप करो एंड अगेन डिवाइड बाय 1.15. देखो कैलकुलेटर में आएगा 0.756. वापस कैलकुलेटर में कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, वापस खाली डिवाइड टाइप करो 1.15. 0.657 आएगा, 5 आएगा, तो राउंड ऑफ करो 658. वापस डिवाइड टाइप करो एंड 1.15 इक्वल आया हमारा 0.572. एंड लाइक दैट डिवाइड 1.15 वी आर गेटिंग 0.497 एंड डिवाइड 1.15 इक्वल आ रहा है मेरा 0.432. अगेन डिवाइड टाइप करना है 1.15 एंड वी आर गेटिंग 0.376 एंड अगेन डिवाइड टाइप करो एंड वी आर गेटिंग 1.15 को डिवाइड करके 0.3269 या फिर 327. ठीक है. इसका और एक तरीका है, मैं कैलकुलेटर में दिखा रहा हूं. वापस कैलकुलेटर में जाओ, मैंने लेंदी तरीका दिखाया. वापस टाइप करो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 और इक्वल दबाओ विदाउट प्रेसिंग एनी बटन. अगेन प्रेस द इक्वल बटन, इक्वल दबाओ. देखो 0.756 दूसरा वाला ईयर का आ गया. वापस विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग अगेन प्रेस द इक्वल बटन. 0.658 अगेन प्रेस द इक्वल बटन. And like that, pressing the equal button every time, and we are reaching the next year's discounting factor. ठीक है. So इस डिस्काउंटिंग फैक्टर का करना क्या है? Now after writing that, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोगों ने यहां लिख दिया. अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्स का जो भी कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स है, क्या है, 20, 25 है ना, ये सारे अमाउंट्स इनको आप हूबहू लिख दो पहले यहाँ पे. ठीक है. ये सारे में इस तरह से आपको लिख देना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है इससे. ठीक है. मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से. क्या करना है, 0.870 multiply it with cash inflow after tax of 20 lakh. We will be getting 17,40,000 as our present value of net cash flow, PV of NCF. नेट कैश फ्लो मतलब जो CIAT हमारा निकला था, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकल गया. PV stands for प्रेजेंट वैल्यू. सिमिलरली मतलब ये देखो मैं पहला साल को 0 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह से सेकेंड ईयर को भी मैं कन्वर्ट करूँगा. 0.756 मल्टीप्लाई इट विथ 25 लाख, वी आर गेटिंग 18,90,000. देन 0.658 मल्टीप्लाई इट विथ 30 lakhs, वी आर गेटिंग 19,74,000. देन 0.572 एंड 40 लाख मल्टीप्लाई करके 2288. एंड सिमिलरली ये सबको मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट ऑल दीज प्रेजेंट वैल्यूज.
इसको प्लस करो, इन सबको प्लस। सिमिलरली हमारा प्रोजेक्ट वाई के लिए भी 15% का ही रेट है। प्रोजेक्ट वाई का भी हम लोग इस तरह से सारे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स को लिखेंगे, उसको वापस ये इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 इंटू दिस। तो मतलब यहाँ पर भी वही हो रहा है, इंटू 0.870 इंटू 0.756.658, ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू को टोटल करो, ये टोटल करो, ये सबको प्लस करना है, ये सबको ऐड करना है, ये सारे फिगर्स को व्हेन वी ऐड वी विल रीच एट दिस पॉइंट 1,28,22,500। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिडक्ट करेंगे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा ईयर 0 में लगा था। ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि ईयर 0 में हम लोग सारे पैसे को लेके चले गए। नाउ वी कैन कंपेयर आवर दिस प्रेजेंट वैल्यू विद द ईयर 0's इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड वी आर गेटिंग आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू एज 8,22,500। सिमिलरली डू द सेम थिंग फॉर प्रोजेक्ट वाई, 1,30,32,500 आ गया, वहाँ से हम लोग 1,20,00,000 को माइनस करेंगे एंड वी आर गेटिंग आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू एज 10,32,500। इन दोनों में से जो ज़्यादा है, हाईएस्ट एनपीवी जो होगा वो बेहतर है, दैट इज गुड फॉर अस, वो बेटर होता है। ठीक है, वो बेटर होता है। ठीक है, सो हमारा 8,22,500 विल बी रैंक 2 एंड 10,32,500 will be rank 1. So we will advise the management to go with project Y. Why are we saying that? क्योंकि project Y हमारे लिए better है। यहाँ से हम लोग और एक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। We call it profitability index. We call it profitability index. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट। अच्छा, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। नेट कैश फ्लो, जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो मतलब पूरा जो भी हमें मिला ना, टोटल एनपीवी के पहले टोटल डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन में मेरा प्रोजेक्ट एक्स के लिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 128,22,500। वन 28,22,500 इसको डिवाइड करना है 120 से। ठीक है, तो देखो क्या आता है, 128,22,500 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आता है मेरा 1.069। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये वन से ज़्यादा होना ज़रूरी है, वन से ज़्यादा होना ज़रूरी है। वन से ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज देखो न्यूमरेटर में ऊपर में कैश इनफ्लो है और नीचे में कैश आउटफ्लो है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये कैश इनफ्लो है। सो कैश इनफ्लो अगर ज़्यादा होता है ना आउटफ्लो से, तो ऑब्वियसली वो वन से ज़्यादा आएगा, और अगर कम हुआ तो वो इनफ्लो से अगर कम हुआ, आउटफ्लो से अगर कम हुआ, अगर यहाँ पे 1,28,000 नहीं होके ये खाली 1,08,00,000 होता, तो फिर डेफिनेटली ये वन से कम आता, तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक हमारा टेक्निक है टू एनालाइज
और इवैल्यूएट द डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, तो उसमें हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, we can find out the present value for net profitability index for y also। उसमें भी क्या करना है, खाली टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लिखना है 130, 32, 500, 130, 32, 500 इसको डिवाइड करो 1 करोड़ 20 लाख से, तो फिर देखो क्या आता है 130, 32, 5 सॉरी 130, 32, 500 डिवाइड करो इसको 1 करोड़ 20 लाख एंड वी आर गेटिंग 1.08। तो देखो यहाँ से भी मुझे समझ में आ रहा है कि माई प्रोजेक्ट y इज़ बेटर देन प्रोजेक्ट x बिकॉज माई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट y इज़ हायर। ठीक है, अच्छा, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने किस तरह क्या देखा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे सारे इनफ्लोज को हमारे ज़ीरो ईयर में। हाउ डू वी डू इट, बाय मल्टीप्लाइंग आवर डिस्काउंटिंग फैक्टर विथ ऑल दी कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, ईयरली करना है और कन्वर्ट करके सबको प्लस करना है, माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। सो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जैसे इस किताब में वो डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है NPV इक्वल PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो इस तरह से ये है एक्चुअल फार्मूला। इस फार्मूला के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे सम करते हैं।